नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में आज जानते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की मेरिट्स के बारे में, लिमिटेशंस क्या हैं इन इंस्टीट्यूट्स की और इनमें जो संभावित एरर के कारण हैं उन्हें समझते हुए उन एरर को किस तरह से कम किया जा सकता है, इसको भी समझते हैं। शुरू करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की मेरिट, लिमिटेशन और एरर्स। मूविंग आयरन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे पॉपुलर एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिनका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज, लेबोरेटरी और कमर्शियल एप्लीकेशन में सभी स्थानों पर कर रहे हैं और इस प्रकार के चल्लो मापक यंत्रों का ज्यादा पॉपुलर प्रचलित होने का सबसे बड़ा कारण इनकी संरचना का सरल होना है। चाहे ये अट्रैक्शन प्रकार के हों या रिपल्शन प्रकार के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो, इनकी जो करंट कैरिंग सर्किटरी है वो स्टेशनरी है, जिसे बढ़िया कैपेसिटी के साथ ओवरलोड सहने योग्य भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें मूविंग पार्ट जो आयरन है उसमें कोई करंट कैरिंग कंपोनेंट नहीं है, तो सारी जो संरचना है वो काफी रग्ड मजबूत हो गई है, सरल हो गई है और इसकी संरचना में कोई भी कीमती संरचना अवयव नहीं है। इसलिए ये सभी प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा सस्ते हैं। और जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि इनका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो स्क्वायर रिलेशन से आता है, तो हम इसका इस्तेमाल अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों तरह के सर्किट्स में कर सकते हैं। चलो मापक यंत्रों में अनेक प्रकार के गुण और लाभ की स्थितियां हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट possess good number of merits and advantages, that's why they are so popular। जो सबसे मुख्य कारण है वो इनकी सरल संरचना, किसी भी महंगी संरचना अवयव का नहीं होने से उपकरण की जो लागत है वो कम होना है। सरल संरचना काफी मजबूत है, इसमें अच्छी ओवरलोड कैपेसिटी है, मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसकी लाइफ अच्छी है। इसलिए चल्लो उपकरणों को हम सस्ता और मजबूत मापक यंत्र कहते हैं। इनमें जो हमारी कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए आवश्यक एक्यूरेसी है वो मेजरमेंट में अवेलेबल है, तो दे गॉट रिक्वायर्ड एक्यूरेसी लेवल इन देयर मेजरमेंट। क्योंकि इनका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट पैरामीटर के स्क्वायर फंक्शन के रूप में आता है, तो हम इस तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों तरह के सर्किट्स में कर सकते हैं। तो उपकरण का सस्ता मजबूत होना, एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल योग्य होना, ओवरलोड कैपेसिटी अच्छी रखना और रीजनेबल एक्यूरेसी रखना, ये कुछ मेरिट और एडवांटेजेस हैं। हालांकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस और मेरिट सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन इनमें भी कुछ डीमेरिट, अवगुण और लिमिटेशंस, मेजरमेंट में कुछ सीमाएं हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनका जो मापन का पैमाना है वो चल कुंडली प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जैसे यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। जो शुरुआती हिस्सा है वो क्रैम्प्ड, सिकुड़ा हुआ है और वैल्यूज पास पास आती हैं और बाद में ये पैमाना फैला हुआ हो सकता है। हम लोह टुकड़ों की आकृति में परिवर्तन करके इसे काफी हद तक समरूप, जैसा यहाँ एक प्रैक्टिकल एमीटर 5 एम्पियर रेंज में हम दिखा रहे हैं, वो 1 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर के रेंज में काफी हद तक समरूप हो गया है। लेकिन ये पैमाना एग्जैक्ट यूनिफॉर्म नहीं होने से इसका कैलिब्रेशन मुश्किल हो जाएगा। हमें पूरे पैमाने पे अलग अलग स्थानों पे सभी जगहों पर अंशांकन की जांच करना जरूरी होगा। हालांकि इस तरह के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इलेक्ट्रिक फंक्शन के स्क्वायर रिलेशन से बनता है, वो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों सर्किट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन एक ही इंस्ट्रूमेंट को अगर हम एसी और डीसी दोनों तरह के मेजरमेंट में इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो स्केल है वो अलग अलग आएगा और अगर हम सही स्केल का या सही मीटर का चयन नहीं करेंगे तो हमारी रीडिंग्स में एरर आ सकती है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे बड़ी डीमेरिट और लिमिटेशन है वो डीसी मेजरमेंट में हिस्टेरेसिस एरर का होना है। और हिस्टेरेसिस या शैथिल्य त्रुटि के कारण एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट विद्युत राशि के घटते क्रम में तो उसे अधिक पड़ेगा और विद्युत राशि के बढ़ते क्रम में उसकी वैल्यू को कम मेजर करेगा। तो दोनों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीडिंग्स का ये जो डिफरेंस है हिस्टेरेसिस इफेक्ट के कारण आता है, वो एक सिग्निफिकेंट डीमेरिट और लिमिटेशन है इस तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, खासतौर से अगर हम डीसी मेजरमेंट कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में जब सप्लाई वेव की शेप या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता है तो सिग्निफिकेंट अमाउंट की एरर्स मेजरमेंट में इस तरह के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में पैदा हो सकती है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण भी अच्छी मात्रा में एरर्स मेजरमेंट में आ सकती है। तो एक्यूरेसी ताप परिवर्तन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स के कारण प्रभावित होती है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो सिग्निफिकेंट एरर के कारण हैं और उन्हें किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं, उनके निवारण किस तरह से कर सकते हैं, एरर और उनके करेक्शंस को समझते हैं। एक एरर का कारण फ्रिक्शन हो सकता है, घर्षण हो सकता
सकता है। हालांकि सेंसिटिव और एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम यहाँ एक कोनिकल जेवल में हार्डन स्टील की कोनिकल शेप के साथ जेवल पिवोट सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी मूविंग मैकेनिज्म में स्टैटिक और मूविंग पोजीशंस के बीच में रिलेटिव मोशंस के कारण फ्रिक्शन मोशन के अगेंस्ट ओपोजिशन का काम करते हुए घर्षण का काम कर सकता है, और वो रुकी हुई स्थितियों में और चलने वाली स्थितियों में अलग अलग मान का भी हो सकता है। टाइम के साथ ये जो जेवल पिवोट सस्पेंशन में जो बियरिंग सपोर्ट है उसमें वियर एंड टियर हो सकती है, ईजिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं, और उससे इस फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड समय के साथ बढ़ने से मीटर में नेगेटिव एरर आ सकती है, वो किसी भी पाठ्यांक को कम पढ़ना शुरू कर सकता है। हालांकि हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बनाते समय मूविंग मैकेनिज्म के वेट को कम रखते हैं, टॉर्क प्रोडक्शन की अमाउंट को ज्यादा रखते हैं। अच्छे टॉर्क और वेट रेशो के कारण फ्रिक्शन एरर की जो सिग्निफिकेंस है उनको कम करने की कोशिश की जाती है। सस्पेंशन के दौरान पूरे मूविंग मैकेनिज्म को इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बैलेंस किया जाता है। किसी भी तरफ वेट के मोमेंट्स को दूसरे बैलेंस वेट की मदद से न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है, और अच्छी कॉनिकल जेवल बियरिंग सपोर्ट का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन एरर को कम रखा जाता है। सभी दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जैसे ही मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में भी टेम्परेचर के कारण एरर्स आती हैं। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी फिक्स कॉइल में इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन से I²R ओमिक लॉसेज टेम्परेचर राइज कर सकते हैं, और इस प्रकार के टेम्परेचर राइज से हमारे कॉइल के रेजिस्टेंस में अगर चेंज हो जाएगा तो हमारे वोल्टमीटर एप्लीकेशन में कॉइल के करंट में चेंजेस आने से मेजरमेंट में एरर आ सकती है। किसी इंस्ट्रूमेंट में एप्लीकेशन के दौरान टेम्परेचर चेंजेस विद इन लिमिट रहें, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट की टेम्परेचर कंडीशनिंग करते हैं, और एक जैसे ताप स्थितियां जिनके लिए मीटर डिजाइन है उन्हीं में ज्यादातर मेजरमेंट प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था करते हैं। मीटर कॉइल की सीरीज में मैग्नीन जैसे कम TCR वाले मटेरियल का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाकर पूरे सर्किट का TCR कम करके टेम्परेचर चेंज से होने वाली एरर्स को कम कर सकते हैं। हालांकि हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में अक्सर शंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक एमीटर ज्यादा रेंज का है और मीटर कॉइल के पैरेलल में शंट भी लगाया हुआ है तो टेम्परेचर चेंज होने पर कॉइल और शंट में करंट का जो डिवीजन रेशियो है वो बदल सकता है, और उससे बहुत सिग्निफिकेंट सीरियस एरर्स आ सकती है। टेम्परेचर चेंज से स्प्रिंग की लेंथ में वेरिएशन आ सकता है, उसका स्टिफनेस कोएफिशिएंट एटन स्थिरांक में परिवर्तन हो सकते हैं। अक्सर ऐसे स्प्रिंग में टेम्परेचर इफेक्ट से एरर्स ना आए हम 2 स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, और किसी रोटेशन में इनकी ओरिएंटेशन इस तरह से बनाई जाती है कि अगर एक स्प्रिंग वाउंड हो कसे तो दूसरी अनवाउंड हो खुले, ताकि टेम्परेचर चेंज से लेंथ में जो चेंजेस आते हैं उनके दोनों स्प्रिंग में इफेक्ट्स एक दूसरे से ओपोजिट टेम्परेचर चेंज के इफेक्ट्स को नलीफाई कर दें। टेम्परेचर चेंज से हमारे आयरन पीसेस की परमेबिलिटी में चेंज आ सकता है, और उनके मैग्नेटाइजेशन में अंतर आने से मेजरमेंट में एरर आ सकती है। टेम्परेचर की एरर के इफेक्ट्स को कम रखने के लिए अगर हम अधिक परास के एमीटर या वोल्टमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके शंट और मल्टीप्लायर को मीटर बॉक्स से बाहर रख के शंट और मल्टीप्लायर में होने वाले लॉसेस की टेम्परेचर राइज से इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग को सेपरेट रख सकते हैं। हालांकि एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जब टेम्परेचर चेंज होता है कॉइल का रेजिस्टेंस बदलेगा, स्प्रिंग में स्टिफनेस कोएफिशिएंट में चेंजेस आएंगे, तो ये जो दोनों चेंजेस हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट नेचर की एरर्स बनाते हुए एक दूसरे के असर को काफी हद तक कंपनसेट क्षतिपूर्ति कर देते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के असर से मेजरमेंट में त्रुटियां आ सकती है। स्टे मैग्नेटिक फील्ड की एरर्स काफी प्रोबेबल हैं, क्योंकि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उनमें हम जो वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो एयर में बनाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इन तरह के इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट के चारों तरफ कोई अलग से मैग्नेटिक शील्डिंग चुंबकीय परिरक्षण भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई एक कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मीटर के पास में काम कर रहा है तो उसके असर हमारे मेजरमेंट में आ सकते हैं और उनसे त्रुटियां आ सकती हैं। ध्यान रहे, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो परमानेंट मैग्नेट के वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन है उसमें एक सेल्फ मैग्नेटिक शील्डिंग भी अवेलेबल होती है। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, उनमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की एरर्स नहीं होती हैं। लेकिन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रे
मैग्नेटिक फील्ड की एरर्स आ सकती हैं, और अगर ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स में काम कर रहे हैं और हमें इस तरह की एरर्स को अगर रोकना है तो हमें स्पेशल डिजाइन के साथ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एक सॉफ्ट आयरन के कवर से शील्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट साइड से बाईपास हो जाएं और इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट एरियाज में उनके असर ना आ पाए, और इससे त्रुटियां रोकी जा सकती है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में सबसे महत्वपूर्ण डीमेरिट, लिमिटेशन या त्रुटि का कारण मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, चुंबकीय शैथिल्य की त्रुटियां हैं। जब हम एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को डीसी सर्किट में दिष्ट धारा परिपथ में मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जो लोहे के टुकड़ों में मैग्नेटाइजेशन है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के बढ़ते क्रम पे नीचे के कर्व को फॉलो करेगी, और घटते क्रम में ऊपर के क्रम को जब फॉलो करती है तो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी में एक अंतर आ सकता है, और ऐसी स्थिति में हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट घटते क्रम में इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को ज़्यादा पढ़ेगा ऊपर की वैल्यूज़, और बढ़ते क्रम में कम पढ़ेगा नीचे की वैल्यूज़, क्योंकि उसका मैग्नेटाइजेशन हिस्ट्री डिपेंडेंट है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में इस तरह की हिस्टेरेसिस एरर, शैथिल्य त्रुटियों को कम रखने के लिए लोह टुकड़ों के रूप में विशेष म्यू मेटल या परम एलोय का इस्तेमाल करते हैं, जो निकल और आयरन का एलोय है। निकल ज़्यादा मात्रा में है, 80% के आसपास निकल है, रिमेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट आयरन की है, कुछ मात्रा में इसमें कॉपर और मैग्नीज मटेरियल भी होते हैं। इस म्यू मेटल या परम एलोय का जो मैग्नेटिक इंडक्शन और फील्ड इंटेंसिटी के बीच का क्लोज्ड हिस्टेरेसिस लूप है उसका साइज छोटा होता है, तो ये जो बढ़ते और घटते क्रम की वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो जहां दूसरे प्रकार के पदार्थों में 2% तक की एरर पैदा कर सकता था, अगर हम म्यू मेटल या परम एलोय का मूविंग आयरन पीस लेते हैं तो ये त्रुटियां बहुत कम 0.1% मात्र रह जाती हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में खासतौर से वोल्ट मीटर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से भी एरर आ सकती है। अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बदलती है तो हमारी फिक्स कॉइल का इम्पीडेंस बदल जाएगा, और जो मेटेलिक कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें इंड्यूस्ड एडी करंट के मैग्नीट्यूड भी फ्रीक्वेंसी बदलने से बदल सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे मेजरमेंट में एरर्स आ सकती है। अगर हम किसी खास फ्रीक्वेंसी के लिए मेजरमेंट करते समय फिक्स कॉइल के सीरीज में कोई सेलेक्टिव वैल्यू का कैपेसिटर लगाकर एक कंपनसेटिंग सर्किट बना लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के एरर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक एडी करंट्स के एरर इफेक्ट्स को कम करने के लिए डिजाइन के फीचर के तौर पे इंस्ट्रूमेंट को बनाते समय मेटेलिक कंपोनेंट्स को कम और वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखने की चेष्टा की जाती है। हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वेव शेप बदलने से भी मेजरमेंट में एरर आ सकती है। एक नॉन साइनोसोडल वेव में हार्मोनिक्स कंपोनेंट हो सकते हैं, और उन हार्मोनिक कंपोनेंट का कॉइल के इंपीडेंस और एडी करंट्स पर असर आएगा और उनसे मेजरमेंट में एरर्स आ सकती है। तो हमारी इंस्ट्रूमेंट एक 50 हर्ट्ज की साइनोसोडल फ्रीक्वेंसी के लिए अगर डिजाइंड हैं और नॉन साइनोसोडल वेव्स के साथ मेजरमेंट करते हैं तो उनके मेजरमेंट में एरर आ सकती है। एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल होने वाले मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिस्ट धारा में इस्तेमाल होने वाले मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जैसे रेंज एक्सटेंशन के लिए शंट और मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना सरल नहीं है, इसीलिए हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में शंट लगाकर करंट रेंज का एक्सटेंशन नहीं करते हैं। अगर हमें किसी अधिक परास के एमीटर का इस्तेमाल करना है तो हम जो फिक्स कॉइल लेंगे उसमें कॉइल के टर्न्स का जो क्रॉस सेक्शन है वो सफिशिएंट अमाउंट का लेके और पूरे सर्किट करंट को सीधे कॉइल में भेजना पसंद करेंगे। अगर हम अल्टरनेटिंग सप्लाईज में करंट रेंज एक्सटेंशन के लिए शंट का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की अलग अलग कंडीशंस में, खासतौर से एसी और डीसी की अलग अलग कंडीशंस में शंट और कॉइल में करंट डिवीजन बदल सकता है। इस करंट डिवीजन को एक समान रखने के लिए जरूरी है कि कुंडली और शंट दोनों के जो टाइम कांस्टेंट है, अर्थात उनके सर्किट में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो रेशो एक समान रखा जाए। अक्सर डिजाइन में कॉइल और शंट के टाइम कांस्टेंट को सेम मैनेज करना बहुत मुश्किल डिजाइन फीचर हो जाती है, तो हम रेंज एक्सटेंशन के लिए शंट का इस्तेमाल कम करते हैं। अगर रेंज एक्सटेंशन के लिए शंट का इस्तेमाल किया जाता है तो शंट का TCR
TCR और कॉइल का TCR एक समान रखना जरूरी है, ताकि ताप बदलने पे शंट और कॉइल में करंट का जो अनुपातिक विभाजन है वो एक समान बना रहे। शंट का मटेरियल मैग्नीन जैसा होना चाहिए, ताकि वो कॉपर कॉइल के साथ थर्मो EMF इफेक्ट से जो एरर संभावित है उन्हें ना उत्पन्न करे। अगर हम बहुत ज्यादा रेंज के शंट या मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा I2RT लॉस हो सकते हैं। इसीलिए हम 20 एम्पियर से ज्यादा रेंज के एमीटर और 500 वोल्ट से ज्यादा रेंज के वोल्टमीटर के शंट और मल्टीप्लायर इंस्ट्रूमेंट के बॉक्स के बाहर लगाना पसंद करते हैं। और अगर हमें रेंज एक्सटेंशन 100 एम्पियर से ज्यादा और 750 वोल्ट से ज्यादा करना है तो हम शंट या मल्टीप्लायर की बजाय इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर अर्थात करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर CT और PT का इस्तेमाल करते हैं। ये जो इस तरह के CT PT इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं, उपयंत्र ट्रांसफार्मर हैं, वो न केवल हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेंज को एक्सटेंड करेंगे, साथ ही साथ वो मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट के सर्किट और जो इलेक्ट्रिक पावर सर्किट है उनमें एक इलेक्ट्रिक आइसोलेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर हमारा मेन पावर सर्किट हाई वोल्टेज का है तो हमारा मेजरिंग सर्किट हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ गार्ड आइसोलेटेड अलग हो जाएगा, अगर हम मेजरमेंट में CT और PT का इस्तेमाल करते हैं रेंज एक्सटेंशन के लिए। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की मेरिट्स, लिमिटेशन, संभावित एरर के कारण और उनके करेक्शंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट से आप इलेक्ट्रिक मेजरमेंट की अपनी समझ को सुधार सकते हैं। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट से आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ बेहतर बनेगी। और अगर आप अपने एकेडमिक सपोर्ट के लिए हमारे YouTube चैनल की मदद चाहते हैं तो ईगर टू लर्न मेंबरशिप ज्वाइन करें, जहां हम आपके लिए ऑन डिमांड लर्निंग वीडियोस बना सकते हैं और सभी प्रकार के स्टडी नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।